बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश होती है कि मुल्क की नामवर शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करें। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मसरूफ़ अमल हैं कि किस तरह किन किन मामलात और कहाँ कहाँ पे कमज़ोरियाँ हैं, कैसे हमने महंगाई से मुंह देना है, कैसे हमने पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट लगाना है। वफाकी हुकूमत क्या अपने आइनी मुद्दा जो उनका पूरा 5 साल का होगा तो क्या उसमें जो वो जो बहुत बड़ी बातें थी, जो बहुत बड़े टारगेट थे, क्या वो अचीव हो पाएंगे, जो कि चहमा गोइयाँ हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, चाहे वकला, सिविल सोसाइटी, कि शायद वो इस आइनी मुद्दे में पूरी ना हो पाए। क्या कोविड ने मुतासिर किया पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी, इस वजह से वो टारगेट पूरे नहीं हो पाए? और एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात भी उन तमाम मामलात में सर फहरिस्त थी। पीएम इमरान खान साहब ने कहा था कि यकसा तालीम होगी पूरे ही पाकिस्तान में। बहुत बड़े चैलेंजेस थे। क्या यकसा तालीम भी पूरे मुल्क में होगी? गरीब और अमीर का बच्चा एक ही सिलेबस पढ़ेगा? उस पर भी बात करेंगे। और जिस तरह महंगाई का जिन भी बेकाबू है, उस पर वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत का क्या किरदार है, उस पर बात करेंगे। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं तारुफ कराते चलूँ, सेनेटर शहादत अवान, आप प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध भी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने टाइम दिया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और उनके साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ नौजवान एजुकेशनिस्ट अदील पेपर वाला। बहुत शुक्रिया अदील साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ बिजनेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आप मरकरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, टेक्सटाइल के एक मोतबर शख्सियत हैं। आबिद साहब, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। आबिद साहब से भी बात करेंगे। पहले मेरी कोशिश है सेनेटर शहादत आवान से बात की जाए। सेनेटर साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की इकनॉमी पर। वफाकी हुकूमत आई और बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसको उन्होंने मलबा, जैसे हमने देखा कि चाहे जरदारी साहब की हुकूमत से लेके आज तक एक वतीरा रहा है हर हुकूमत का कि जी पिछलों ने ऐसा कर दिया, पिछली लायबिलिटीज़ बहुत थी, ये इसलिए हम अभी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। क्या वाकई हुकूमत की इन बातों में सदाकत है? और बीइंग अपोजिशन, क्योंकि आप सिंध में आप हुक्मरान हैं, वफाक में अपोजिशन में, आप लोगों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप वफाकी हुकूमत का साथ देते तो आज ये हमारी इकनॉमी और महंगाई के मसाइल ना होते? देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा कहना ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसने आवाम को जिस तरीके से ख्वाब दिखाए, आवाम को खुशहाल करने के लिए कहा, मुल्क को इस महंगाई की दलदल से निकालने के लिए जो वादे वईद किए, और उसके बाद जब गवर्नमेंट उनके हाथ में आई, तो पहले तो इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो ये था कि 100 दिन के अंदर अंदर मैं आपको प्रोग्रेस दूंगा, मुल्क को यूं कर दूंगा, कर्जे जो है कशकोल तोड़ दूंगा, जो है IMF के पास जाएगा उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और जिस मुल्क में करप्शन हो तो समझें कि उस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुनासिब नहीं है। इस तरीके से बहुत, उसके अलावा 1 लाख दरख्त लगाऊंगा, 50,000 नौकरियां दूंगा, बहुत बड़े थे। तो अवाम ने एक तवक्को बांध ली थी कि शायद ये हमारे लिए मसीहत साबित होंगे। फिर आपने ये देखा होगा कि कुछ अर्से के बाद उन्होंने ये कहा, यार मुझे तो ये एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से मैंने इस मुल्क को इसमें से निकालना है। तो चूँकि इमरान खान साहब देखें, मैं अगर एडवोकेट हूँ और मैं कल जाके टेक्सटाइल का काम जाके शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल में मेरा एक्सपीरियंस उसमें नहीं होगा। ये यकीनन उन्होंने स्ट्रगल की, सब कुछ किया, लेकिन वो एक नाकाम सियासतदान थे। कि आप देख लें पिछले इलेक्शन 2013 तक अगर आप जाएँ, उसमें देख लें उनकी क्या पोजीशन थी। 1 सीट 2013 में जिस तरीके से भी आगे, मुझे उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनको लाया गया। अच्छा सेनेटर साहब, आप मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और आप बीइंग अपोजिशन, आप पर इल्ज़ाम लगाती रही है वफाकी हुकूमत के आप लोग साथ नहीं दे रहे लेजिस्लेशन में। मैं आपको साजिद साहब सारी चीज़ें एक मुझे तमहीद करने दें, टाइम देने तो बता पाऊँगा, क्योंकि आपने तो कहाँ से शुरू किया था। 2013 और 2018 में एक बहुत बड़ा इनकलाब था, और अपोजिशन जो है वो हुकूमत के जो भी उसके इकदाम होते हैं उसके ऊपर नज़र रखती है, और यकीनी तौर पे हम उसका किसी फॉरन कोई खारजा पॉलिसी होगी उसमें उसका साथ देंगे, आइन साजी में उसका हम साथ देंगे। लेकिन उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, पहली बात तो ये है कि उनके पास जो कैबिनेट है उनका वादा है, उनका ये था कि मैं नौजवान लोग जो हैं उनको इक़्तिदार में लेके आऊँगा, मेरी नौजवान नस्ल जो होगी, मेरी टीम होगी, और उसके साथ मैं मुल्क को चलाऊंगा। तो वो फेल हो गया। यकीनी तौर पे
जो लोग इधर उधर के लौटे थे वो सारे के सारे एक जगह जाके इकट्ठे हो गए, उनके अपने मिशंस थे, उनके अपने काम थे, वो तमाम के तमाम बेतहाशा तौर पे फेलवर थे। तो सबसे पहले किसी मुल्क को चलाने के लिए खारजा पॉलिसी होती है, तो कोई आप आज तक खारजा पॉलिसी की सेट जो है वो मुकर्रर नहीं कर सके। हमारा जो कोर इशू गवर्नमेंट का रहता है, हमारे साथ रहता है, वो रहता है हमारे साथ कश्मीर का मसला। उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने आते के साथ ही यू टर्न लेने शुरू कर दिए, और अब जब थोड़े से हालात और इंडिया के साथ हमारे ख़राब हुए तो सो मच सो इस हद तक भी चले गए कि खान साहब ने खुद जो कुछ अपनी पॉलिसी वहाँ पे वज़ह की कि वो तो इंडिया के साथ ट्रेड खोलने के चक्कर थे, लेकिन उनकी अपनी कैबिनेट में उनके साथ जब बात काम नहीं चला तो वो एक सिलसिला अपना है जो लोगों के सामने आया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो इस हद तक कह दिया कि आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया का अपना मसला है, हमारा मसला नहीं। तो ये पहले बात साबित करती है कि इनके पास वो विजन नहीं है कि वो खारजा पॉलिसी जो है वो बना के चलें। उसके बाद इस मुल्क का सबसे बड़ा ज़राई मुल्क है, इसकी मुल्क की जो ज़्यादातर इनकम है वो ज़राअत से है। ज़राअत को आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि अब क्यों किसान कार्ड, किसान ये भाई बात, ये पॉलिसी मुल्क को चलाती है। ठीक है। आप किसान कार्ड तो कार्ड नहीं चलाएगा, आप जो भी उनको आप देख लें कि किसी किस्म की भी फर्टिलाइजर देते हैं वो आप उनकी पॉलिसी बनाएं, जमीनों को और ट्रैक्टर्स की। चले, आपने कहा कि हम लेजिस्लेशन में साथ दे रहे थे और हमारी हुकूमत ऑपोजिशन नजर रख के बैठती है। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत लाई लेकिन आप लोगों ने साथ ना दिया। देखें नहीं, मैं आपको गुजारिश ये करूँगा कि जिस टाइप की वो तरमीमें ला के लेके आ रहे हैं, तो अगली एक छोटी सी मेरी बात सुन भी लें कि इन्होंने जिस तरीके से कहा ना कि हमारे पास ये कोर इशू है, उनके ऊपर हम काम करेंगे, उन पे वो काम किसी चीज़ पे भी वो कोई पॉलिसी जो है मुल्क और कौम को नहीं दे सके। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है, बिज़नेस कम्युनिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क में सबसे बड़ी हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो हमारी है टेक्सटाइल की। और कॉटन को अगर आप देख लें, कॉटन, शुगर, जितने मामलात हैं उन सारे मामलात के ऊपर क्या है कि एक दफ़ा वो कह देते हैं एक्सपोर्ट कर दें, फिर वो कहते हैं इंपोर्ट कर लें, तो उनसे कुछ हो नहीं। चले, मैं बिजनेस कम्युनिटी की मोतबर शख्सियात बैठी हैं, आबिद मरकरी साहब, मैं आप चाहूँगा कि टेक्सटाइल की बात की सेनेटर साहब ने, आप सेटिस्फाइड हैं मतलब इस हुकूमत से? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने तो बहुत सपोर्ट किया था इस हुकूमत को और बहुत सारी विशेष थी, आपको लग रहा है कि वो गोल्स पूरे हो पाए? माशाल्लाह सेनेटर साहब इतने एक्सपीरियंस है, इन्होंने जो आखिरी जुमला कहा कि टेक्सटाइल के हवाले से, शुगर के हवाले तक, मेरा क्योंकि ज़ाती तौर पे टेक्सटाइल से बिजनेस है, काफ़ी चीज़ें हमें मालूम है इस बारे में। जो मैं आपको एज अ बिजनेसमैन बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा इशू है ना, वैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे बाद में बात करते हैं, बट एज अ जो प्रॉब्लम हम चाहेंगे आप बताएं। जो सबसे बड़ा इशू है ना इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए, चाहे टेक्सटाइल हो चाहे और कोई सेक्टर हो, महंगाई का है। अच्छा, जब महंगाई आती है ना तो सिर्फ एक तबका मुतासर नहीं होता, आम लोग समझते हैं सिर्फ मासेस मुतासर होती है, गरीब आदमी मुतासर होता है, लेकिन महंगाई है ना गरीब अमीर सब पे इम्पेक्ट करती है। अब एक गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल प्रॉब्लम है, अमीर आदमी के लिए फैक्ट्री का बिल प्रॉब्लम है, एसी का, तो उसको भी वही उतनी अरेंजमेंट पैसों की करनी है, क्योंकि अगर टेक्सटाइल मिल का बिल है तो उस हिसाब से होगा। तो महंगाई का जो इफेक्ट्स है वो ओवरऑल इकोनॉमी पे आता है। अब उससे सबकी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। जब महंगाई होती है ना तो बेसिकली एज अ इंडस्ट्रीज हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होता है। अब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो हमारी जो रॉ मटेरियल जब सस्ता होता है तो उसमें पैसों में ज़्यादा मटेरियल आता है, जब महंगा हो जाता है तो उसी कैपिटल में हमारा मटेरियल कम आता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, प्रॉफिट्स रेशोज कम हो जाते हैं, और फिर होल इकोनॉमी का परचेजिंग पावर उससे बहुत कम हो जाता है। तो महंगाई एक वो जो है इस वक्त बेकाबू हुआ है, इस पर कोई डिनाई नहीं है। अब एज अ नेशन मैं आपको थोड़ी सी पॉजिटिव, हम लोग जो अभी कायम है 73 ईयर्स हो गए माशाल्लाह पाकिस्तान, तो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव ये बात कर सकता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन जिसको हम वीकनेस बताते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, कि लोकल इंडस्ट्री जो अभी भी खड़ी हुई है ना वो ड्यू टू पॉपुलेशन है। कि लोग, अभी मैं एक्सपोर्ट्स की बाद में बात करूँगा, लोकल इंडस्ट्री जो हमारी इतनी सारी खपत है कि जो हम चीज़ें बनाते हैं वो अल्लाह अल्लाह करके बिक जाती हैं, क्योंकि आपकी आबादी इतनी है कि कुछ लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं, कुछ दरमियाना तबका है, कुछ एलीट है, हर अल्लाह ताला ने हर एक निज़ाम बनाया हुआ है। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स के ताल्लुक है तो सेनेटर साहब ने एक इशारतन बात की कि लास्ट ईयर हमारे एक्सपोर्ट्स फिगर राइज हुए, इसकी वजह ये थी कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज पे कोविड का बहुत बड़ा इफेक्ट था, तो उस वजह से हमें एक चंक अच्छा मिला और हमारी एक्सपोर्ट रिवाइव हुई। बट हमेशा हनीमून पीरियड नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी हमें एक प्रॉपर वर्किंग की ज़रूरत है।
اور آپ نے ایک اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ اس وقت دنیا پہ کووڈ چھایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی پرفارمنس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی, کچھ پازیٹیو سٹیپس لیے بھی گئے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے, تو وہ ایک گریس. اگر حکومت کی پرفارمنس ہم ابھی 3 سال پورے ہونے جا رہے ہیں گیج کریں تو آپ بزنس کمیونٹی کی جو امیدیں تھیں, جو ان کے لیے جو مراتیں تھیں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ابھی تک تو حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اب امید پہ دنیا قائم ہے, ان کو بھی ہمیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اکنامی خراب ملی تھی تو ہمیں اسپیس دینا چاہیے, تو اس پیریڈ کا بھی ان کے پاس 2 سال ہیں. عمران خان صاحب جتنا بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار اس پیریڈ میں ہمیں کچھ کرنا ہے, تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. ہمارے پاس ہوپ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں. بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے, اور ہماری نیک خواہشات حکومت کے ساتھ ہیں کہ وہ جو وعدے اور جو چیزیں جتنی بھی باتیں کی تھیں, نوکریاں بھی دیں گے اور تمام غریبوں کو گھر بھی ملیں گے, اور وہ ملیں. عادل صاحب آپ کیا کہیں گے, کس طرح ہم نے مہنگائی کے جن کو کنٹرول میں لانا ہے, اور وفاقی حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے, اور آپ لوگ کتنے متاثر ہیں؟ دیکھیں, زندگی کی بہت ساری بہاریں عابد بھائی نے اور سینیٹر صاحب نے ہم سے زیادہ دیکھی ہوئی ہیں, بٹ ایز اے ریپرزنٹیشن آف اے یوتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 2018 کا الیکشن تھا دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان, کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہے آپ کی, دے ور ایکچولی لکنگ فارورڈ ٹو عمران خان کہ عمران خان اس ٹائم ڈیلیور کرے گا. اس سے پہلے ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, لوگوں کو پتا تھا کہ جو چیزیں جس طرح چل رہی اسی طرح سے چلتی رہیں گی. دے ور ناٹ لکنگ فار امپروومنٹ. لیکن عمران خان سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایجوکیشن ہو, انفلیشن ہو, امپلائمنٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہوں, عمران خان اس کو سالو کرے گا. پرابیبلی جو ایز اے نیشن کو جو انہوں نے پرومسز کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور اس کا مین وجہ یہ ہے کہ جو آپ بہت زیادہ اوور پرومسز کرتے ہو اور انڈر ڈیلیور کرتے ہو, دس از دا مین پرابلم. جس دن انہوں نے اپنی پاور لی, جس دن انہوں نے اپنی کیبنٹ فائنلائز کی, انسٹیڈ آف گیونگ ہوپ ٹو دا نیشن. اچھا عادل صاحب, ایک اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران مطلب کہیں کہ الیکشن کیمپین کے وعدے اور دعوے ہوتے ہیں, اور ان میں یوتھ کو ایز اے ووٹر ہم انالائز تو کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ممکن ہے. دیکھیں, پرانی جتنی بھی حکومت تھی, جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں, وہ آلریڈی پاور میں رہ چکی تھی, اینڈ ایز اے پبلک ان کو اندازہ تھا کہ یار یہ لوگ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. مطلب ایک تھا کہ چانس دیا جائے. جی بالکل, عمران خان کو چانس دیا گیا تھا, اور میرے خیال سے جس دن عمران خان نے پاور ازیوم کی اسی دن ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے اندر کانفیڈنس دیتے. انہوں نے آتے ساتھ ہی لوگوں کا کانفیڈنس شیٹر کر دیا. دیکھیں, کسی بھی طریقے سے جب آپ کوئی بھی نئی حکومت لے کے آتے ہیں تو لوگوں کو آپ الاؤ کریں کہ وہ اپنی طور پہ اکنامک ایکٹیویٹی دے سکیں. یو سی, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے امپلائمنٹ جنریٹ کرنا. امپلائمنٹ جنریٹ کریں گے عابد بھائی. عابد بھائی لگائیں گے فیکٹری, اس میں امپلائمنٹ ہوگی, تب جا کے وہ جو ہمارا آج کا گریجویٹ ہے وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. آج ایک بچہ اگر کلاس 1 سے لے کر اپنی گریجویشن تک 16 سال کی ایجوکیشن کے اندر اپنے ماں باپ کا اتنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے, تو اس کا اگر آپ پے بیک نکالنا چاہیں تو وہ پے بیک نہیں نکال سکتے آپ. اس کا اگر آپ ROI نکالیں تو وہ ROI نہیں نکال سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آج کا ینگ جنریشن کا بندہ جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے کسی اچھی یونیورسٹی سے, ہی از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ کہ اب مجھے میرا پاکستان, میرا ملک مجھے کچھ نہ کچھ ان ریٹرن پرووائڈ کرے گا. اب گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سر کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہر انڈیویجول کو نوکریاں پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کا کام ہے ایٹماسفیئر کریٹ کرنا, ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا جس میں عابد بھائی جیسے انٹرپرینیورز اینڈ بزنس مین اپنی فیکٹریز کو, اپنی یونٹس کو ایکسپینڈ کر سکیں اور لوگوں کو امپلائمنٹ سرکل کے اندر لے کے آ سکیں. دیکھیں, جب آپ نے لوگوں کو امپلائمنٹ دی, ہمارے ملک کے اندر جو بھی ایول آئیز ہیں, ایول پرابلمز ہیں, وہ انفلیشن کی ہو, وہ امپلائمنٹ کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم کی ہو, وہ آٹومیٹکلی سالو ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ویژن کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے بزنس مین کو ایک ہوپ دینی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب عمران خان نے اپنی پاور ازیوم کی تو اس وقت سٹارٹنگ کے اندر ہی لوگوں کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا کہ یار ان کو بھی پکڑا جائے گا, ان کو بھی پکڑا جائے گا, ان کو بھی پکڑا جائے گا. جو چور نہیں ہے وہ بھی ڈر گیا کہ یار شاید مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی پاس کے اندر, کہ مجھے تو نہیں پکڑ لیں گے. انسٹیڈ آف گیونگ کانفیڈنس ٹو یور پاپولیشن کہ نہیں یار ہم گورنمنٹ آپ کی بیک کے اوپر ہیں, آپ یہاں انڈسٹری لگائیں, ہم آپ سے پوچھ نہیں کریں گے یار کہ ٹھیک ہے آپ نے پیسہ پریویسلی کہاں سے لیا تھا, کہاں سے آپ نے اکٹھا کیا. کبھی کبھار بزنس مین جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ٹریپ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے بزنس کرنے کے لیے پرابلمز ہیں. جب تک آپ
वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे बिजनेसमैन को, उस वक्त तक ना तो यूथ को हम चैनलाइज कर सकते हैं, ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल ठीक कर है, सकते हैं। आपका टेक आ गया। अब शहादत आवान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आसिफ अली जरदारी साबिक सदर ने कहा असेंबली के फ्लोर पर कि आएँ, हम आपका साथ देते हैं और मिल के इस मुल्क की खिदमत करते हैं, तामीर और तरक्की पे काम करते हैं। न सुनी गई बात, कि आपको लग रहा है कि वो हुकूमत की गलती थी कि अपोजिशन को लेके न चले, और जो आप लोगों के एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप लोग बहुत बार इक़्तिदार में रह चुके हैं और आपकी कैबिनेट के बहुत सारे लोग पीटीआई में भी शामिल थे, क्या गलती कहेंगे वफाकी हुकूमत की बीइंग अपोजिशन और सीनियर पॉलिटिशियन? पहली बात तो ये है, मुझे बड़ी खुशी है, अदील साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, और यही वजह है कि हम तो ये चाहते थे कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो कुछ और काम करें, नौजवानों को ये इक़्तिदार भी दिया जाए, काम करने भी दिए जाए, जो कि इस मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कहा वो किया नहीं। उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पे जो कुछ भी कहा, लेकिन उसके बाद पहली बात तो ये है कि हम तो वहाँ पे पार्लियामेंट में जाते हैं, जाके कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमारा कुछ सुनने के लिए भी तो आए 3 सालों में 3 दफ़ा, और वहाँ पे सिवाय जैसे कहा अदील साहब ने कि हर दूसरे बंदे को चोर डाकू, उसके अलावा कुछ नहीं। मुल्क के वो अभी तक उनको यकीन नहीं है कि मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं अपोजिशन में खड़ा हुआ हूँ। तो भाई उसके साथ हम चलेंगे। जो दूसरे पे जिस तरीके से अदील साहब ने कहा, किसी पे ट्रस्ट करोगे तो वो आपके साथ चलेगा। बात ये है कि यहाँ इस मुल्क का, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि वो वैसे कहते हैं कि मैं मगरब में रहा, यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं ये कुछ सीख के आया, मेरी एजुकेशन यूँ है, लेकिन एक मुल्क का जो कि आईनी सदर है, ये उसको भी छोड़ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, अगर पार्लियामेंट के अंदर आप अव्वल तो जाते नहीं, और जाते हैं तो सिवाय उनके ऊपर आप गालम गलोच करने के अलावा दूसरी बात तो कुछ करते नहीं। कौम को तो ये आप तरीका और ये तहजीब जो है कौम को ये सिखा रहे हैं। अच्छा शहादत साहब, फ्लोर पे तो दोनों तरफ से ये चल रहा होता है। गुजारिश ये है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, आप एक इशू, मेरे 2 मोअज़्ज़िज़ एक बच्चे बैठे हैं, तो मैं ये कहूँगा एक दफ़ा बता दें कि पाकिस्तान पीपल में, देखें मैं किसी तीसरी पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ कि कौन जूते चलाता है और कौन एक का 100 देता है, मेरा वो काम नहीं है। अगर आपकी आंखों से गुजरा हो आगा रफीउल्लाह साहब, लेकिन मैं ये देखिए जी, आप हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी बंदे का आप कह दें कि किसी ने किसी के साथ किसी किस्म की पार्लियामान के अंदर खड़े होके गैर पार्लिमानी कोई रवैया इख्तियार किया हो, बल्कि अगर आप देखें आइन को भी देख लें, किसी चीज़ को भी, आपने जो अमेंडमेंट की बात की उस पे ऊपर मैं आता हूँ, हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुल्क और कौम का जो उनका नज़र थी, जो उनकी सोच थी, उस पर हमने अपना रोल प्ले करने की जो है ना हमेशा कोशिश की है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं ना, तो हमने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान है तो हम हैं। और ये बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, तो ये बिजनेसमैन जो है ना, ये आबिद साहब ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितना मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन उतना जो है बिजनेस कम्युनिटी या कोई लोग भी हैं वो इतने मुतमईन रहे, या इतने लोग साहिब कारोबार या साहिब नौकरी या कहीं पे जो है लोगों को वो स्पेस दिया गया। तो मेरा कहना ये है कि हम किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आलमोस्ट गवर्नमेंट तो वो टेन्योर तो पूरा कर चुके। आपको पता है 4था साल इलेक्शन की तैयारी का होता है, 5वां साल इलेक्शन का होता है। मेरा कहना ये है कि बात हम लोगों की नहीं है, बात इस मुल्क के गरीब उन लोगों की है जो दिहाड़ीदार तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, तो उनको जो है ना उनका गुजारा इस मुल्क में नहीं हो रहा है। और आप बजाय किसी किस्म का उनको काम, कारोबार या कोई पॉलिसी या कुछ देने के बजाय अगर आप कहें जी एहसास प्रोग्राम है, लंगर खाना है, ये है वो है, तो मैं समझता हूँ कि वो चूँकि उनके जहन में ये है कि चैरिटी करनी है, ये करना, वो एक अलग टॉपिक है। मुल्क को चलाते हुए आपने मुल्क के लिए काम करना है। जैसे ये एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, तो ये अदील साहब आपको बताएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कहा जी कि हम टोटल जो एजुकेशन है ना, शफकत महमूद साहब का ये स्टेटमेंट था कि हम यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर का देंगे, साहब ने भी कहा, लेकिन मैं वो उन्होंने वही तो मैंने मेरा कहना है। देखें आप पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात करते हैं, 18th अमेंडमेंट में हमने गालबन आर्टिकल 25A है आपको, उसमें हमने तो ये कहा 5 साल से 16 साल के हर बच्चे के लिए तालीम लाजमी करार दी जाए। हमने एक स्टेप लिया
اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہم نے آرٹیکل 37 جو ہے اس کو امینڈ کیا 18 امینڈمنٹ میں، تو ہم نے تحت الوسن اس ملک کا ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد ایجوکیشن پہ بھی آؤں گا، اس پہ آپ سے بات کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.